वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। मैं विनोद राजपूत आपका अपने परिवार एलिस्ट ज्ञान पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आज हम डिस्कस करेंगे आरआरबी ग्रुप डी के लिए पॉलिटीज टॉप 50 क्वेश्चंस। ये केवल टॉप 50 क्वेश्चंस नहीं, इनके साथ हम इनका जो एक्सप्लेनेशन करेंगे इन क्वेश्चंस का, एक क्वेश्चन से लगभग आपको 4 से 5 क्वेश्चंस क्लियर होंगे। तो ये लगभग आपके 200 क्वेश्चंस आज मैं करवाने वाला हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सब PYQ हैं और एक्सपेक्टेड जो एनालिसिस के बाद हमने किया है वो सारे क्वेश्चंस इसमें रहेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि देश की पहली लोक अदालत 1982 में कहाँ आयोजित की गई थी। आपके ऑप्शन है सूरत, ऑप्शन बी है राजकोट, ऑप्शन सी है ऊना जूनागढ़ और ऑप्शन डी है अहमदाबाद। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है कि देश की जो पहली लोक अदालत थी जो कि 1982 में 1982 में इसे किया गया था ऊना जूनागढ़, जो कि गुजरात में है। ये भी आप याद रखिएगा। लोक अदालतें मुफ्त कानूनी सहायता होती हैं। आपको जो निःशुल्क विधिक सहायता होती है जो कि DPSP में, जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व होते हैं, उसमें दे रखा है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो कि आयरलैंड से लिए गए, उसके आर्टिकल 39A में ये दे रखा है कि लोक अदालतें मुफ्त कानूनी सहायता के लिए होती हैं, निःशुल्क जो विधिक सहायता के लिए। तो उसका पहली बार जो पहली अदालत थी 1982 में, वो कहाँ थी? ऊना जूनागढ़ में। ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका कि लोक अदालतों को किस अधिनियम के माध्यम से वैधानिक दर्जा दिया गया। आपके ऑप्शन है लोक अदालत अधिनियम 1985 के द्वारा, ऑप्शन बी है लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के द्वारा, ऑप्शन सी है नेशनल जस्टिस एक्ट 1990 और ऑप्शन डी है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट एक्ट 1982 के द्वारा। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के द्वारा लोक अदालतों को मतलब वैधानिक दर्जा दिया गया इस एक्ट के द्वारा। आपको बता दूं कि जो लोक अदालतों को लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट 1987 के तहत वैधानिक दर्जा तो मिल गया, लेकिन लागू इसे किया गया 1995 में। ये भी आप याद रखें। तो लागू कब से हुआ? 1995 से। किस एक्ट के द्वारा मिला? 1987 के लीगल सर्विसेज अथॉरिटी एक्ट के द्वारा इन्हें इसका वैधानिक दर्जा मिला। बता दूं कि इसे नालसा द्वारा आयोजित किया जाता है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका संविधान का कौन सा अनुच्छेद गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता जो फ्री लीगल एड का प्रावधान करता है। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 38, ऑप्शन बी अनुच्छेद 39 है, ऑप्शन सी अनुच्छेद 40 और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 42। इसका जो राइट आंसर है वो है आर्टिकल 39A। गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता जो निःशुल्क विधिक सहायता का जो प्रावधान है वो आर्टिकल 39A में है। आपको बता दूं कि अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन है। आप ये भी याद रखिए, ग्राम पंचायत के गठन की बात की गई आर्टिकल 40 में, और इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। किसी निःशुल्क विधिक सहायता को, जो 39A है उसे। आपको बता दूं कि ये सब राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं, जो कि कहाँ से लिए गए हैं? आयरलैंड से लिए गए थे। ये भी आप याद रखिएगा। और ये न्याय योग्य नहीं है, ये भी आप याद रखें। ये कल्याणकारी राज्य के लिए योजनाएं बनाने के लिए है DPSP। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लोक अदालत के पास निम्नलिखित में से किस न्यायालय की शक्तियां होती हैं। आपके ऑप्शन है क्रिमिनल कोर्ट, ऑप्शन बी है सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन सी है हाई कोर्ट और ऑप्शन डी है सिविल कोर्ट। इसका जो राइट आंसर है वो है सिविल कोर्ट जैसी शक्तियां होती हैं लोक अदालतों के पास। लोक अदालत का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट आपका लोक अदालतों के अधिकार क्षेत्र में कौन से मामले नहीं आते हैं। आपके ऑप्शन है वैवाहिक विवाद, ऑप्शन बी है संपत्ति विवाद, ऑप्शन सी है नॉन कंपाउंडेबल अपराध जैसे कि रेप और मर्डर, ऑप्शन डी है मोटर दुर्घटना दावे। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है नॉन कंपाउंडेबल जो अपराध हैं जैसे रेप है, मर्डर है, ये सब इस लोक अदालतों के अंतर्गत नहीं आते। बाकी चीज़ें जैसे वैवाहिक विवाद है, संपत्ति विवाद है, मोटर दुर्घटना के दावे, ये सब इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्यों पर जस्टिस वर्मा समिति ने अपनी रिपोर्ट किस वर्ष केंद्र सरकार को सौंपी थी। आपके ऑप्शन है 1995, ऑप्शन बी 1999, ऑप्शन सी 2002 और ऑप्शन डी है 1987।
इसका जो राइट आंसर है आपका वो है 1999 में। आपको बता दूं कि मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1942 में से जोड़ा गया। मूल संविधान में मूल कर्तव्य नहीं थे, इसलिए इन्हें भाग 4 का में जोड़ा गया, 4 का, और आर्टिकल 51 ए में जोड़ा गया। ये भी आप कुल कितने मूल कर्तव्य हैं, तो 11 मूल कर्तव्य हैं, ये भी आप याद रखिएगा। तो वर्मा ने कब दिया ये, वर्मा समिति ने इसे केंद्र सरकार को 1999 में, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की सिफारिश पर जोड़े गए थे? आपके ऑप्शन है स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन बी अशोक मेहता समिति, ऑप्शन सी है बलवंत राय मेहता समिति, ऑप्शन डी है वर्मा समिति। इसका जो राइट आंसर है वो है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। इस समिति ने 8 कर्तव्यों की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने 10 जोड़े, और 11वां जो मूल कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन CEA यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002 के द्वारा इसे जोड़ा गया। ये भी आप याद रखें। तो अभी वर्तमान में कितने मूल कर्तव्य हैं? 11। किसकी सिफारिश पर? स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर। कब? 1942 में। ये आप याद रखिएगा। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज से संबंधित, अशोक मेहता समिति भी पंचायती राज से संबंधित है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारतीय संविधान में कुल कितने मौलिक कर्तव्य हैं? आपके ऑप्शन है 9, ऑप्शन बी 10, ऑप्शन सी 11 और ऑप्शन डी है 12। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 11। वर्तमान में भारतीय जो संविधान है उसमें कुल 11 मौलिक कर्तव्य हैं। 11वां मौलिक कर्तव्य मैंने आपको बताया कि 86वें संविधान संशोधन 2002 के जोड़ा गया 2002 में। शुरुआत में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा केवल 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण अधिनियम जो प्रिवेंशन ऑफ नेशनल ऑनर्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? आपके ऑप्शन 1971, ऑप्शन बी 1972, ऑप्शन सी 1975 और ऑप्शन डी है 1980। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है 1971 में राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण जो अधिनियम एक्ट है उसे लागू किया यानी पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय ध्वज आदि का अपमान रोकना है। आपको बता दूं कि जस्टिस वर्मा कमेटी ने इसका जिक्र मौलिक कर्तव्यों के अनुच्छेद 51A के पालन के संदर्भ में भी किया है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में परिवार न्यायालयों जो फैमिली कोर्ट्स के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? आपके ऑप्शन है भारत के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी है राष्ट्रपति, ऑप्शन सी है केंद्रीय गृह मंत्री और ऑप्शन डी है राज्य सरकार। इसका राइट आंसर है वो है कि भारत में जो परिवार न्यायालय जो फैमिली कोर्ट्स होते हैं उनके न्यायाधीश की नियुक्ति करती है राज्य सरकार। फैमिली कोर्ट्स में जितने भी जज होते हैं उसकी नियुक्ति सरकार राज्य सरकार के द्वारा की जाती है। और फैमिली कोर्ट एक्ट अगर पूछा जाए कब आया, तो फैमिली कोर्ट एक्ट आया 1984 में, यानी 1984 में आया था, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका, रेलवे कन्वेंशन कमेटी के सदस्यों को किसके द्वारा नामित किया जाता है? आपके ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति, ऑप्शन बी है रेल मंत्री, ऑप्शन सी है लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति, ऑप्शन डी है प्रधानमंत्री। इसका जो राइट आंसर है वो आपका कि लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के द्वारा रेलवे कन्वेंशन कमेटी के सदस्यों को नामित किया जाता है। बता दूं कि यह संसद की समितियां की कार्यप्रणाली का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 74वें संविधान संशोधन के माध्यम से संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? आपके ऑप्शन है 9वीं, ऑप्शन बी 10वीं, ऑप्शन सी 11वीं और ऑप्शन डी है 12वीं। इसका जो राइट आंसर है वो है कि 74वें संविधान संशोधन के द्वारा 12वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, जो कि 1992 में हुआ था। इसमें नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान किए गए थे, ये भी आप याद रखें। इसमें कुल 18 कार्यात्मक विषय हैं, जबकि 73वें संविधान संशोधन के द्वारा पंचायती राज को जोड़ा गया था। पंचायती में कितने विषय हैं? 29 विषय हैं। इसमें कितनी नगर पालिका में? 18 विषय हैं, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका, नगर पालिकाओं से संबंधित शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? आपके ऑप्शन 243P, ऑप्शन बी 243Q, ऑप्शन सी है 243W और ऑप्शन डी है 243ZC। इसका जो राइट आंसर है वो है 243 के
डब्ल्यू में नगर पालिकाओं से संबंधित शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व का डिस्कस किया गया है। आपको बता दूं कि अनुच्छेद 243 क्यू नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित है। तो पूछा नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 243 क्यू, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका ग्राम न्यायालय अधिनियम। जो ग्राम न्यायालय एक्ट है किस वर्ष अधिनियमित किया गया था? आपके ऑप्शन है 2005, ऑप्शन बी 2008, ऑप्शन सी 2011 और ऑप्शन डी है 1999। इसका राइट आंसर है वो है ग्राम न्यायालय जो अधिनियम है वो 2008 में अधिनियमित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ग्राम न्यायालयों का पीठासीन अधिकारी जो न्यायाधिकारी किस रैंक का होता है? आपके ऑप्शन डिस्ट्रिक्ट जज, ऑप्शन बी है फर्स्ट क्लास जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ऑप्शन सी है सेशन जज और ऑप्शन डी है सुप्रीम कोर्ट जज। इसका राइट आंसर है वो फर्स्ट क्लास जुडिशियल जो मजिस्ट्रेट होते हैं वो ग्राम न्यायालयों का पीठासीन अधिकारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक ग्राम न्यायालय के दीवानी जो सिविल मामलों की अपील कितने दिनों के भीतर जिला न्यायालय में की जा सकती है? आपके ऑप्शन है 15 दिन, ऑप्शन बी है 30 दिन, ऑप्शन सी 45 और ऑप्शन डी है 60 दिन। इसका राइट आंसर है वो कि ग्राम न्यायालय की जो दीवानी जो सिविल्स मामलों की अपील आप 30 दिन के बाद कर सकते हैं जिला न्यायालय में, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शन है लखनऊ, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी हैदराबाद और ऑप्शन डी है नई दिल्ली। इसका राइट आंसर है वो हैदराबाद। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान का जो मुख्यालय है वो हैदराबाद में स्थित है। यह ग्रामीण विकास और पंचायती राज पर एक प्रमुख संस्थान है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को उन राज्यों को अनुदान जो ग्रांट्स देने का अधिकार देता है जिन्हें वित्तीय सहायता की आवश्यकता है? आपके ऑप्शन है आर्टिकल 265, ऑप्शन बी 275, ऑप्शन सी 285 और ऑप्शन डी है 255। इसका राइट आंसर है वो 275 आर्टिकल के अनुसार, यानी आर्टिकल 275 के अनुसार जो संविधान है वो राज्यों को ग्रांट देने का अधिकार देता है वित्तीय सहायता के उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा संसद को क्या स्थापित करने का अधिकार दिया गया? आपके ऑप्शन है चुनाव आयोग, ऑप्शन भाषाई अल्पसंख्यक अधिकारी, ऑप्शन सी अधिकरण और ऑप्शन डी है पारिवारिक न्यायालय। इसका जो राइट आंसर है वो अधिकरण का अधिकार दिया गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, अधिकरण का अधिकार दिया गया। आपको बता दूं कि इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है 42वें संविधान संशोधन को। इसमें भाग 14A जोड़ा गया जिसे न्यायाधिकरण शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुच्छेद 323A के तहत प्रशासनिक अधिकरण जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो ट्रिब्यूनल्स हैं किसके द्वारा बनाए जा सकते हैं? आपके ऑप्शन है केवल राज्य विधानमंडल, ऑप्शन बी केवल संसद, ऑप्शन सी संसद और राज्य विधानमंडल दोनों और ऑप्शन डी है राष्ट्रपति के अध्यादेश द्वारा। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है केवल संसद के द्वारा प्रशासनिक जो अधिकरण है वो बनाए जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण जो कैट की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? आपके ऑप्शन है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1976, ऑप्शन बी है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट 1985, ऑप्शन सी है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल एक्ट्स 1995 और ऑप्शन डी है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट 1987। इसका जो राइट आंसर है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स एक्ट जो 1985 का है उसके द्वारा केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण की स्थापना की जाती है। ये सेवा और प्रमोशन से जुड़े प्रशासनिक मामलों को देखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वित्तीय आपातकाल जो फाइनेंशियल इमरजेंसी को संसद द्वारा कितने समय के भीतर अनुमोदित किया जाना चाहिए? आपके ऑप्शन है 15 दिन, ऑप्शन बी 1 महीने, ऑप्शन बी 2 महीने और ऑप्शन डी है 6 महीने। इसका जो राइट आंसर है वो है कि जैसे ही आप फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाते हैं जो कि आर्टिकल किस में है 360 में है, तो जैसे ही फाइनेंशियल इमरजेंसी लगेगी तो उसका अनुमोदन 2 महीने के अंदर किया जाता है, भीतर संसद के दोनों सदनों के पास भेजा जाना चाहिए। बता दूं कि भारत में आज वित्तीय आपातकाल लागू नहीं हुआ है आज तक कभी भी, आर्टिकल 360 में है। राष्ट्रीय आपातकाल आर्टिकल 352 में है और राष्ट्रपति शासन पूछा जाए तो किसमें 356 में है, ये आप याद रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 को संसद द्वारा कितने समय के भीतर पारित होना आवश्यक है? आपके ऑप्शन 1 महीने, ऑप्शन बी 2 महीने, ऑप्शन सी 3 महीने, ऑप्शन डी है 6 महीने। इसका राइट आंसर है वो है राष्ट्रीय आपातकाल जो अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आता है, उसमें संसद द्वारा इसे 1 महीने के भीतर अनुमानित यानी किया जाना चाहिए। आपको बता दूं कि राष्ट्रीय आपातकाल देश में अब तक 3 बार लग चुका है, 1962, 1971 और 1975 में लग चुका। 1962 चाइना के समय, 71 पाकिस्तान और 75 आंतरिक अशांति के कारण लगा था। ये भी आप याद रखिए, इंदिरा गांधी के समय। नेक्स्ट है आपका कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल के लिए आंतरिक अशांति शब्द की जगह कौन सा शब्द जोड़ा गया है? आपके ऑप्शन है युद्ध, ऑप्शन बाह्य आक्रमण, ऑप्शन सशस्त्र विद्रोह आर्म्ड जो होता है, और ऑप्शन डी है वित्तीय संकट। इसका राइट आंसर है वो सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति नहीं, उसकी जगह सशस्त्र विद्रोह का प्रावधान किया गया है। इसी आधार पर 1975 में आपातकाल लगी थी, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 अधिनियम कितनी अवधि तक लागू रह सकता है? आपके ऑप्शन 1 वर्ष, ऑप्शन बी 2 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन सी अनिश्चित काल तक। इसका राइट आंसर है वो है कि जो राष्ट्रपति शासन हम लगाते हैं वो अधिकतम 3 वर्ष तक रह सकता है। आपको बता दूं कि शुरुआत में ये 2 साल तक चलता है। 3 साल के लिए चुनाव आयोग की विशेष रिपोर्ट चाहिए, तो मैक्सिमम 3 वर्ष के लिए लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सुप्रीम कोर्ट के मूल अधिकार क्षेत्र जो ओरिजिनल जुडिशन है से संबंधित है? आपके ऑप्शन है 131, ऑप्शन बी अनुच्छेद 132, ऑप्शन सी 133 और ऑप्शन डी है 134। इसका जो राइट आंसर है वो आपका 131 यानी 131 आर्टिकल के अनुसार ये होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारतीय संसद में कितने विभागीय रूप से संबंधित स्थायी समितियां हैं? आपके ऑप्शन है 16, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 24 और ऑप्शन डी है 31। इसका राइट आंसर है वो है कि भारतीय संसद में जो विभागीय रूप से जो स्थायी समितियां हैं वो कुल 24 हैं। इनमें 16 लोकसभा की हैं और 8 राज्यसभा की समितियां हैं, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की प्रत्येक विभागीय स्थायी समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? आपके ऑप्शन है 15, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 30 और ऑप्शन डी है 31। इसका राइट आंसर है वो 31। संसद की जो प्रत्येक विभागीय स्थायी समिति होती है उसमें कुल 31 सदस्य होते हैं, जिसमें से प्रत्येक समिति में 21 लोकसभा के होंगे और 10 राज्यसभा से होते हैं। यह एक प्रकार की स्थायी जो परमानेंट समिति हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में न्यायिक सक्रियता जो जुडिशियल एक्टिविज्म है की अवधारणा मुख्य रूप से किस दशक से शुरू हुई है? आपके ऑप्शन 1960 के दशक से, ऑप्शन बी 1970 के दशक से, ऑप्शन सी 1980 के दशक से और ऑप्शन डी है 1990 के दशक से। इसका राइट आंसर है वो 1970 के दशक से इसे सक्रियता किया गया है, न्यायिक सक्रियता, ये आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका कि भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी जो स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? आपके ऑप्शन 338 है, ऑप्शन बी है 340 है, ऑप्शन सी है 350 बी और ऑप्शन डी है 371 ए। इसका राइट आंसर है वो भाषाई जो अल्पसंख्यकों के लिए इसका जो प्रावधान है वो 350 बी में भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकारी का जिक्र है। इसे 7वें जो संविधान संशोधन द्वारा भाग 17 में जोड़ा गया था, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका संविधान का अनुच्छेद 371 भारत में किस प्रकार के संघवाद जो फेडरलिज्म है को दर्शाता है? आपका ऑप्शन एकात्मक संघवाद, सममित संघवाद, ऑप्शन बी है सी है असहमति संघवाद, ऑप्शन डी है सहकारी संघवाद। इसका जो राइट आंसर है वो है असममित संघवाद के बारे में दर्शाता है, क्योंकि अनुच्छेद 371 कुछ राज्यों जैसे नागालैंड, महाराष्ट्र आदि को विशेष अधिकार देता है, यह असममित संघवाद को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारी समितियां जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को संविधान के किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? आपके ऑप्शन है 42वें, ऑप्शन बी 73वें, ऑप्शन सी 74वें और ऑप्शन डी है 97वें। इसका जो राइट आंसर है वो है कि 97वें 97वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसे संशोधित किया गया
आपको बता दूं कि इसमें 2011 द्वारा 9वीं भी जोड़ा गया जो कि सहकारी समितियों से संबंधित है। इसके अनुच्छेद 243 ZH से लेकर 243 ZT तक है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो 106वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया के तहत महिलाओं के लिए आरक्षण की प्रारंभिक अवधि कितनी तय की गई है, यानी कितने वर्ष तक के लिए? आपके 10 वर्ष, ऑप्शन बी 15, ऑप्शन सी 20 और ऑप्शन डी है 25। इसका राइट आंसर है वो है कि जो नारी शक्ति वंदन अधिनियम है आपका वो 106वें संविधान संशोधन के द्वारा हुआ। सबसे पहले तो ये इसमें अब इसे कितनी अवधि के लिए किया गया है प्रारंभ में, तो 15 वर्ष के लिए इसे लागू किया गया है। और पूछा जाए प्रावधान अनुच्छेद 334A के द्वारा जोड़ा गया है, ये भी याद रखें। नेक्स्ट है आपका नारी शक्ति वंदन अधिनियम किस नंबर का संविधान संशोधन विधेयक बिल था? आपके ऑप्शन 106वां, ऑप्शन 122वां, ऑप्शन सी 124 और ऑप्शन डी है 128। इसका राइट आंसर है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो संशोधन विधेयक बिल है वो 128वां है, जो बाद में 106वां संविधान एक्ट बना। इससे लोकसभा में महिलाओं के लिए 1/3 सीटें आरक्षित की जाएंगी आर्टिकल 330A के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट है कि 106वें संविधान संशोधन में राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण के लिए कौन सा अनुच्छेद जोड़ा? आपके ऑप्शन है 330 है, ऑप्शन बी 332 है, ऑप्शन सी 334 है और ऑप्शन डी है 338A। इसका राइट आंसर है कि विधानसभाओं में महिलाओं के आरक्षण के लिए कौन सा अनुच्छेद जोड़ा है, तो 332A इसके द्वारा जोड़ा गया है, जिसमें महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण का प्रावधान है। और अनुच्छेद 330A लोकसभा के लिए है, राज्यसभा के लिए 332A है, ये आप याद रखें। नेक्स्ट है कि पहला संस्कृत आयोग जो फर्स्ट संस्कृत कमीशन किस वर्ष गठित किया गया था? आपके ऑप्शन 1952, ऑप्शन बी 1956, ऑप्शन सी 2013 और ऑप्शन डी है 2019। इसका राइट आंसर है वो है कि पहला संस्कृत आयोग 1956 में गठित किया गया था। 1956 में ही राज्य पुनर्गठन अधिनियम और 7वां संशोधन भी आया था, ये भी याद रखें। नेक्स्ट है प्रथम संस्कृत आयोग की अध्यक्षता किसने की थी? आपके ऑप्शन है KM मुंशी, ऑप्शन बी है सुनीत कुमार चटर्जी, ऑप्शन सी है सरदार स्वर्ण सिंह और ऑप्शन डी है BR अम्बेडकर। इसका जो राइट आंसर है आपका वो है सुनीति कुमार चटर्जी के द्वारा प्रथम संस्कृत आयोग की अध्यक्षता की गई थी। आपको बता दूं कि यह आयोग संस्कृत भाषा के विकास और संरक्षण के लिए बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 19 के तहत मिले मौलिक अधिकारों को स्वतः निलंबित, ये ऑटोमेटिकली सस्पेंड कौन सा अनुच्छेद करता है? आपके ऑप्शन अनुच्छेद 356, ऑप्शन बी अनुच्छेद 357, ऑप्शन सी 358 और ऑप्शन डी है 359। इसका राइट आंसर है वो आर्टिकल 358। जैसे ही कोई इमरजेंसी देश में लग जाती है तो आर्टिकल 19 में जो 6 प्रकार के अधिकार हैं वो अपने आप निलंबित हो जाते हैं, यानी फिर आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं रहेगी, कहीं पे भी सम्मेलन करने की नहीं रहेगी, इस तरह की ये स्वतंत्रता उस पर पूरी तरह से ऑटोमेटिकली ये सस्पेंड हो जाता है। जबकि आर्टिकल 359 में अन्य अधिकारों के लिए कोर्ट जाने के अधिकार को निलंबित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपातकाल के दौरान किन दो अनुच्छेदों को के तहत प्राप्त मौलिक अधिकारों को कभी निलंबित नहीं किया जा सकता? आपके ऑप्शन है 14 और 15, ऑप्शन बी है 19 और 20, ऑप्शन सी है 20 और 21 और ऑप्शन डी है 21 और 22। इसका राइट आंसर है वो आर्टिकल 20 और 21 को कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता, चाहे वो कोई सी भी इमरजेंसी लग जाए, चाहे वो राष्ट्रीय आपातकाल हो, चाहे वित्तीय आपातकाल लग जाए 360 के अनुसार, 352 में आपका राष्ट्रीय आपातकाल है, और चाहे आपका राष्ट्रपति शासन 356 के अनुसार लगे। आपको बता दूं आर्टिकल 14 में विधि के समक्ष समानता है और आर्टिकल 15 में जाति लिंग के आधार पर आपके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, लेकिन ये भी सस्पेंड कर दिया जाता है जब इमरजेंसी लगती है। आर्टिकल 19 में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, जैसे ही इमरजेंसी लगेगी इसके 6 प्रकार की स्वतंत्रता अपने आप समाप्त हो जाएगी। आर्टिकल 20 में आपका जीवन जीने का अधिकार है, याद रखिएगा। आर्टिकल 20 में दोष सिद्धि से संरक्षण है, यानी आपने कोई क्राइम नहीं किया तो आपको ऐसे अरेस्ट नहीं किया जाएगा। 21 में जीवन जीने का अधिकार है, आप ये याद रखिएगा, हाउ टू लिव योर लाइफ, जीवन जीने का अधिकार है, इसे निलंबित नहीं किया जा सकता। आपको बता दूं कि यह प्रावधान 44वें संविधान संशोधन से मजबूत किया गया। नेक्स्ट है आपका, भारत में जनहित याचिका जो PIL है की नींव रखने का श्रेय किस ऐतिहासिक केस को दिया जाता है? आपके ऑप्शन मिनर्वा मिल्स केस,
ऑप्शन बी है गोलकनाथ केस, ऑप्शन सी है केशवानंद भारतीय केस और ऑप्शन डी है एसपी गुप्ता केस। इसका जो राइट आंसर है वो एसपी गुप्ता केस के द्वारा भारत में जनहित याचिका जो पिल होती है PIL की नींव रखने का श्रेय इस ऐतिहासिक केस को दिया जाता है, एसपी गुप्ता केस। नेक्स्ट है आपका, किस केस ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व दोनों संतुलित वैलेंस हार्मोनी से चलेंगे? आपके ऑप्शन एसपी गुप्ता केस में, ऑप्शन बी मिनर्वा मिल्स केस, ऑप्शन सी है मेनका गांधी केस और ऑप्शन डी है गोलकनाथ केस। इसका जो राइट आंसर है वो है मिनर्वा मिल्स केस के द्वारा। इसमें ये कहा गया था कि जो मौलिक अधिकार है और नीति निर्देशक तत्व हैं दोनों संतुलित चलेंगे। आपको बता दूं कि मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं, अमेरिका से, और DPSP आइलैंड से लिए गए हैं। नेक्स्ट है आपका, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की अवधारणा भारत के में मुख्य रूप से किस केस से आई? आपके ऑप्शन गोलकनाथ केस 1967 से, ऑप्शन बी केशवानंद भारतीय केस 1973 और ऑप्शन डी है मेनका गांधी केस 1978 और ऑप्शन डी है मिनर्वा मिल्स केस 1980। नेक्स्ट है, इसका जो राइट आंसर है आपका वो है आपका मेनका गांधी केस 1978 के द्वारा ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ की अवधारणा भारत में आई थी। नेक्स्ट है आपका, अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन के लिए किस प्रावधान में आधे राज्यों के अनुसमर्थन जो रेक्टिफिकेशन बाय हाफ स्टेट्स की आवश्यकता होती है? आपके पास चुनाव के राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, मैनर्स ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ऑप्शन बी नागरिकता का अधिग्रहण, ऑप्शन सी है मौलिक अधिकारों में संशोधन, ऑप्शन नए राज्यों का निर्माण। यानी पूछा आर्टिकल 368 के तहत क्या होता है, इसमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया के बारे में बताया जाता है। बाकी इसका जो राइट आंसर है आपका वो है राष्ट्रपति के चुनाव का तरीका, मैनर्स ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट 368 के तहत इसमें आधे राज्यों का डिफ्लेक्शंस करता है, ये आपको पता है। आपको बता दूं कि आर्टिकल 54 राष्ट्रपति का चुनाव एक संघीय ढांचा है, फेडरल फीचर है, इसलिए इसमें आधे राज्यों का समर्थन जरूरी है। राज्यों का अनुसमर्थन साधारण बहुमत से होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने राज्य की नीति निर्देशक तत्वों जो DPSP है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, को क्या कहकर वर्णित किया? उन्होंने कहा फंडामेंटल फीचर, उन्होंने कहा नोवेल फीचर, ऑप्शन सी एसेंशियल फीचर, ऑप्शन डी है सुप्रीम फीचर। इसका राइट आंसर है वो है उन्होंने इसे नोवेल फीचर कहा था, BR अम्बेडकर ने DPSP को। आपको बता दूं कि अम्बेडकर ने DPSP संविधान के भाग 4 को एक नोवेल फीचर कहा था। DPSP का उद्देश्य एक लोक कल्याणकारी राज्य बनाना है या स्थापित करना है। नेक्स्ट है आपका, नीति निर्देशक तत्वों का मुख्य उद्देश्य कैसी डेमोक्रेसी स्थापित करना है? आपको उसमें केवल राजनीतिक लोकतंत्र, ऑप्शन बी है सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र, ऑप्शन सी केवल आर्थिक लोकतंत्र, ऑप्शन डी है धार्मिक लोकतंत्र। इसका राइट आंसर है वो सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र की डेमोक्रेसी स्थापित करने का उद्देश्य है DPSP के माध्यम से। नेक्स्ट है आपका, केंद्र राज्य संबंधों में प्रशासनिक संबंध जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस हैं संविधान के किस भाग और अनुच्छेदों में दिए गए हैं? आपके ऑप्शन है भाग 11 अनुच्छेद 245 से 255, ऑप्शन बी भाग 11 अनुच्छेद 256 से 263, ऑप्शन सी भाग 12 अनुच्छेद 268 से 293, ऑप्शन डी भाग 10 अनुच्छेद 244 से 244 ए। इसका जो राइट आंसर है वो भाग 11 में अनुच्छेद 256 से 263 के बीच केंद्र राज्य संबंधों में प्रशासनिक संबंधों के बारे में दर्शाया गया है। नेक्स्ट है आपका, अंतर्राज्यीय परिषद जो इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना किस अनुच्छेद के तहत मानी जाती है? आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 256, ऑप्शन बी 262, ऑप्शन सी 263 और ऑप्शन डी है 275। इसका जो राइट आंसर है वो आर्टिकल 263 के अनुसार इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना के बारे में बताया जाता है। आपको बता दूंगा 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है। इसके अध्यक्ष पूछा जाए कौन होते हैं तो प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। अंतर्राज्यीय परिषद का पहली बार गठन किस वर्ष किया गया? आपके ऑप्शन है 1983, ऑप्शन बी 1990, ऑप्शन सी 1995, ऑप्शन डी है 2001। इसका राइट आंसर है वो है अंतर्राज्यीय परिषद का पहली बार गठन 1990 में किया गया। आपको बता दूं कि सरकारीय आयोग 1983 की सिफारिश पर किया गया था इसका गठन। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल होते हैं और इसके अध्यक्ष होते हैं वो PM होते हैं। नेक्स्ट है आपका,
1960 में संविधान का 9वां संशोधन किस मुख्य कारण से पारित किया गया था? आपके ऑप्शन है नागरिकता नियमों में बदलाव, ऑप्शन बेरूबारी यूनियन समझौता, नेहरू नून समझौता, ऑप्शन सी है सिंधी भाषा को जोड़ना, ऑप्शन डी मतदान की आयु बढ़ाना। इसका राइट आंसर है वो है बेरूबारी यूनियन समझौता, जो नेहरू नून समझौता था उसको लेकर ये मुख्य कारण था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि क्षेत्र देने के लिए साधारण बहुमत काफी नहीं, संशोधन जरूरी है। ये आज का अंतिम प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य 1997 में अपना स्वयं का सूचना अधिकार आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन अधिनियम एक्ट लागू करने वाला पहला राज्य बना? आपके ऑप्शन है राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी तमिलनाडु और ऑप्शन डी है कर्नाटक। इसका राइट आंसर है वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत का ऐसा पहला राज्य बना है 1997 में अपना स्वयं का सूचना का अधिकार अधिनियम लागू करने वाला राज्य था तमिलनाडु। राष्ट्रीय स्तर पर आरटीआई एक्ट 2005 में आया था, माफी चाहेंगे, तो याद रखिएगा। तो आज के लिए इतना ही, बाकी इन टॉप 50 क्वेश्चंस का रिवीजन करें, डिस्कस करें इसे, और बाकी अगर वीडियो पसंद आए तो एक लाइक, शेयर और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करेगा। बाकी इन क्वेश्चंस का पीडीएफ चाहते हैं, रेलवे के लिए बेस्ट पीडीएफ चाहते हैं, टॉप 100, टॉप 500 ऐसे करके, तो इसके लिए अगर चाहते हैं तो आप हमारा एक चैनल है टोटल जीके डोज, उसे फॉलो कर लीजिएगा इंस्टा पर या टेलीग्राम पर, सब जगह हैं, अवेलेबल है। वहाँ से आप डेली करंट अफेयर्स का पीडीएफ, जो भी क्लासेस हम साइंस से रिलेटेड करवा रहे हैं उनकी सारी चीज़ें ले सकते हैं। बाकी इस पीडीएफ के लिए इस वीडियो के लिंक में इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया जाएगा, आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।